Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online tutorial of Par Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Par Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes student, let's start today's lecture. My dear students, today's topic is ग्राफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन. बेटा आज हमको ग्राफ करना है स्ट्रेस में और स्ट्रेन में. तो मैं तुम्हें चलो एक बार ही दोबारा से रिकॉल करवाता हूँ कि स्ट्रेस क्या है. ये बेटा जो हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. यहाँ पे सॉलिड की हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. ठीक है, जैसा हमने किया भी था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, देन यंग मॉडुलस. तो इन सभी चीज़ों को अब हमने इसी के अंदर पढ़ना है, ग्राफ के अंदर. स्ट्रेस को इस चैप्टर में हम प्रेशर को स्ट्रेस बोल देते हैं. बेसिकली ये क्या होता है, प्रेशर. ठीक है, अब स्ट्रेस का फॉर्मूला भी वही होता है, सेम, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. ठीक है ना. स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है बेसिकली डिफॉर्मेशन. ये हमने अच्छे से कर रखा है बेटा ऑलरेडी. ठीक है ना. तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. स्ट्रेस में हमने कितना स्ट्रेस, एक मेरे पास कोई भी एक ये शीट है, मान लो दैट इज अ शीट, या कोई रोड है, कुछ भी मान सकते हो, या ये लो एक शीट ले लेते हैं, दैट इज अ शीट. इसके ऊपर मैं कितना स्ट्रेस दे सकता हूं, या इस पे कितना प्रेशर मैं लगा सकता हूं कि इसके अंदर स्ट्रेन डिफॉर्मेशन पैदा करने के लिए. अगर तुम किसी चीज को दबाओगे, प्रेशर लगाओगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे. प्रेशर लगाने से, स्ट्रेस लगाने से उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, वो थोड़ी बेंड हो जाएगी. वो बेंडिंग जो है, या इसकी शेप में कोई चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन. मतलब इसमें हम बोलेंगे उसको स्ट्रेन. ठीक है. तो कितना स्ट्रेस लगा रहे हैं, कितना ये डिफॉर्म हो रहा है, इस शीट के अंदर कितना डिफॉर्मेशन आता है, ये इसका स्ट्रेन है कि डिफॉर्म हुआ. ठीक है. अब बेटा मटेरियल मटेरियल पे डिपेंड करता है. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओ बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन देखने को मिलती है. कुछ होते हैं स्ट्रेस लगाओ थोड़ा कम डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है. कुछ है बहुत ज्यादा स्ट्रेस बियर करने के बाद भी डिफॉर्मेशन, लीस्ट डिफॉर्मेशन शो करते हैं. तो कहने का मतलब दे आर द बेस्ट इलास्टिक मटेरियल. वो कैसे मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है. क्योंकि तुमने एक हुक्स लॉ पढ़ रखा है बेटा. मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ कि इन केस अगर तुम कुछ भूल गए हो तो. ये हुक्स लॉ, हुक्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन मिलेगा. तो हमें पता ही, अगर हमें किसी चीज को स्ट्रेन पैदा, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेन पैदा करना है, डिफॉर्मेशन पैदा करनी है, या उसको तोड़ना है, या उसकी शेप को चेंज करना है, तो हमें उतना ही उस मटेरियल के अकॉर्डिंग ही स्ट्रेस लगाना पड़ता है. कोई मटेरियल सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड होता है, कोई ब्रिटल होता है. तो अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं, तो वो मटेरियल टू मटेरियल चेंज हो जाता है. ठीक है. तो हमें उसी मटेरियल के कॉरस्पॉन्डिंग एक ग्राफ करना है. पहले मैं तुम्हें एक कॉमन ग्राफ करवाता हूँ. ठीक है. उसके बाद हर मटेरियल का ग्राफ होता है, जैसे स्टील का ग्राफ, या रबड़ का, प्लास्टिक का, ग्लास का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का. तो ये तुम्हें क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम के अंदर कि कॉपर का ग्राफ ड्रॉ करो, या फिर क्या होता है, तुम्हें 4 ग्राफ्स बना के दे दिए जाते हैं एमसीक्यू में, और बता दिया जाता है, ऊपर एक मटेरियल लिखा होता है, तो लिखा होता है कि इस मटेरियल के लिए सेटिस्फैक्टरी ग्राफ कौन सा है वो बताइए. तो इस टॉपिक के बाद तुम इन चीजों को आंसर कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन को. ठीक है, समझ आया तुम्हें बेटा. हर कितना हम स्ट्रेस लगाएंगे, कितना डिफॉर्मेशन पैदा होगा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना. जो मटेरियल ज्यादा स्ट्रेस को बियर करे और लीस्ट डिफॉर्मेशन शो करे, वो बेस्ट इलास्टिक मटेरियल होता है. ठीक है, चलिए. तो यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ, तुम भी ड्रॉ कर सकते हो इसको. ये जो है बेटा स्ट्रेस है, ये जो है दैट इज द स्ट्रेन. ओके.
चलिए नाउ मैंने एक लाइन लगाई, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। ये पॉइंट अपना O है, ये A है, देन B पॉइंट, ठीक है। B पॉइंट के बाद ये एक पॉइंट आता है C, ये एक पॉइंट आता है बेटा D, ठीक है, राइट। D, चलिए ये हमने ग्राफ बनाया, अब इसकी स्टडी करते हैं। A से B तक मैं यहां लिखता रहता हूं, A से B तक जो मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। A से B तक हुक्स लॉ फॉलो होगा, मतलब इतने पोर्शन में वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। ये हुक्स लॉ समझ आया? हुक्स लॉ का मतलब है, अब ध्यान से देखना इसको रीड कैसे करना है। जैसे मैं स्ट्रेस को इंक्रीज करूंगा, मैंने ये इतना स्ट्रेस लगाया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने स्ट्रेस चेक किया तो मेरा स्ट्रेस था इतना, ये स्ट्रेस था मेरा, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैंने स्ट्रेन देखा तो बहुत थोड़ा सा स्ट्रेन था। इसका मतलब ज्यादा स्ट्रेस लगाने पे कम स्ट्रेन मिल रहा है, तो मटेरियल अच्छा मटेरियल है, मतलब इलास्टिसिटी अच्छी है मटेरियल की। इलास्टिक मटेरियल बेटा वो मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर मैं स्ट्रेस लगाने के बाद भी उनमें डिफॉर्मेशन तो आएगा ही आएगा। स्ट्रेस लगाया तो उनमें डिफॉर्मेशन आया, देखिए स्ट्रेन आया, तो जैसे ही तुम अपना स्ट्रेस रिमूव करोगे तो वो स्ट्रेन खत्म हो जाएगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज को या अपनी शेप को, ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा, रिस्टोर कर लेगा, ठीक है। दैट मटेरियल इज नोन एज द इलास्टिक मटेरियल, ओके। इलास्टिक मटेरियल का मतलब ये नहीं है कि तुमने वो इलास्टिक यूज करना है, तो इसमें हम ऐसे स्ट्रेस, बल्कि इलास्टिक कोई एक प्रॉपर इलास्टिक मटेरियल नहीं है, बिकॉज थोड़े से स्ट्रेस लगाने पर ही इलास्टिक में ज्यादा डिफॉर्मेशन आ जाता है, तो हम उसको बेस्ट इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा तुम स्ट्रेस लगाओ और डिफॉर्मेशन तुम्हें कम से कम देखने को मिले। तो ऐसा ही एक मटेरियल है जिसमें बेस्ट, जिसको हम ये बोल सकते हैं जो बेस्ट इलास्टिक मटेरियल है, दैट इज स्टील, वो स्टील है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और। मैंने और स्ट्रेस को इंक्रीज किया, स्ट्रेस मेरा यहां तक आ गया। अब स्ट्रेन देखिए, स्ट्रेन अभी भी कुछ ज्यादा नहीं आया, थोड़ा ही आया, इतने स्ट्रेस में इतना स्ट्रेन है। करते करते मैं यहां तक आता हूं लाइक दिस, इतना ज्यादा मैंने स्ट्रेस लगाया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में स्ट्रेन मुझे कुछ ज्यादा, इतने स्ट्रेस में भी इतना ही स्ट्रेन था। तो दैट इज द बेस्ट इलास्टिक मटेरियल, हुक्स लॉ को फॉलो अप कर रहा है। हुक्स लॉ को अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, व्हाट इज द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का मतलब है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और हमें पता है जब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशन होती है तो ग्राफ की लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ओ टू बी, सॉरी ए टू बी लिख दिया मैंने, ओ टू ए, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट इज ओ टू ए जो पोर्शन है वो हमारा हुक्स लॉ को फॉलो अप कर रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब उसके बाद क्या होता है बेटा, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो उसके बाद एक पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पर ए से लेकर बी तक। ए से बी तक का जो पॉइंट है ये भी इलास्टिक लिमिट को तो फॉलो अप करेगा, अभी भी जो तुम स्ट्रेस लगा रहे हो वो स्ट्रेस यहाँ तक बी पॉइंट तक अगर तुम अपना स्ट्रेस हटा लोगे तो वो तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप जीरो, मतलब बिल्कुल जीरो स्ट्रेन कर देता है, डिफॉर्मेशन खत्म कर देता है। कहने का मतलब है अपनी ओरिजिनल शेप को 100% रिगेन कर लेता है। यस, तो हम ये बोलते हैं कि जो ओ से बी तक की अगर मैं बात करूं तो ये इलास्टिक लिमिट के अंदर रहता है। इलास्टिक लिमिट मतलब हर एक मटेरियल की ना एक लिमिट होती है कि वो कितना स्ट्रेस बियर करेगा। अगर तुमने उससे भी ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, फिर वो चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जो दोबारा से रिस्टोर नहीं होते, मतलब ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल शेप में नहीं आता, ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमारे पास कोई रोड है, मान लो उस रोड पे हमने कोई, हमारे पे एक रोड है, मेटल की रोड है, उसके ऊपर मैंने स्ट्रेस लगाया, तो इतना स्ट्रेस लगाया कि वो उसमें डिफॉर्मेशन आया, लेकिन जब स्ट्रेस हटा लिया तो वो दोबारा से स्ट्रेट हो गई, मतलब रिस्टोर हो गई। तो करते करते मैं स्ट्रेस इंक्रीज करता जा रहा हूँ, उसमें डिफॉर्मेशन इंक्रीज होता जा रहा है, फिर मैं अपना स्ट्रेस हटा देता हूँ,
वो दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। बट मैंने एक टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया तो उसके अंदर एक परमानेंट उसके अंदर कर्व आ गया, मतलब परमानेंट वो बेंड हो गई, अब वो दोबारा से सीधी नहीं हो रही है। तो उसका मतलब उसके अंदर वो परमानेंट चेंज आ गया, वो दोबारा कभी भी चेंज वापस नहीं होगा, तो रिस्टोर नहीं कर पाएगा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, ओरिजिनल शेप को। तो उसको बोलते हैं परमानेंट सेट। ठीक है, जो परमानेंट सेट है वो बेटा तुम्हें बी के बाद मिलता है। यहाँ पर इसकी लिमिट खत्म हो जाती है भाई, इससे ज्यादा अगर तुमने स्ट्रेस लगाया, इस लिमिट में तुम देख सकते हो कि ये थोड़ा ही स्ट्रेस में चेंज आया, ये देखो तुमने अब इतना ही चेंज किया, मतलब ए के बाद जो बी तक स्ट्रेस लगाया, थोड़ा ही स्ट्रेस लगाया, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा मिल गया। तो अब ये लिमिट आ गई है उसकी भाई, अब इससे ज्यादा वो स्ट्रेस बियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे तो ये हमारी लिमिट हो गई, ए से बी की जो लिमिट है ये विद इन इलास्टिक लिमिट है, ओ से बी तक हम कह सकते हैं इलास्टिक लिमिट है, ओ से ए हुक्स लॉ फॉलो अप करता है। यहाँ पर ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि देखिए थोड़े स्ट्रेस में तुम्हें ज्यादा स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हुक्स लॉ फॉलो नहीं हुआ, बट अभी भी ये है इलास्टिक लिमिट के अंदर। उसके बाद जब इलास्टिक लिमिट ऑब्जेक्ट क्रॉस करता है अपनी, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने का मतलब क्या है, इस चीज को ध्यान से समझना। इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई है तो यहां पर एक परमानेंट आफ्टर इलास्टिक लिमिट, एक परमानेंट, ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूं समझाने के लिए किया हुआ था ये मैंने, ये मैंने रफ किया। ठीक है, तो जब तक मैं यहां तक था वो अपने आप पीछे आता था और स्ट्रेन जीरो कर लेता था, लेकिन जब मैं इसको क्रॉस करूंगा इसके बाद एक पैरेलल लाइन लगा लो, स्केल से भी लगा सकते हो ऐसे पैरेलल लाइन, तो ये अब ये यहां तक आएगा, जीरो पे नहीं आएगा। जीरो पे जाने का मतलब है कि उसका स्ट्रेन खत्म हो गया, डिफॉर्मेशन खत्म हो गई। लेकिन अब वो डिफॉर्मेशन खत्म नहीं हुई, अब इतनी डिफॉर्मेशन तो है, स्ट्रेस हटा रिमूव करने के बाद भी उसके अंदर डिफॉर्मेशन है। तो दिस इज नॉन एज परमानेंट, दिस इज नॉन एज परमानेंट सेट। तो इसको बोलते हैं हम परमानेंट सेट, कि अब ये डिफॉर्मेशन उसमें हमेशा के लिए रहेगी। इसके आगे देखिए, अब इसके आगे तुम थोड़ा थोड़ा भी स्ट्रेस इंक्रीज करोगे, ज्यादा ज्यादा डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और सी पॉइंट जो होता है बेटा यहाँ पर, हाँ इसको भी हम लिख देते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास है परमानेंट सेट, तो ओ इसको कोई नाम दे देते हैं, ये इसको दे देता हूँ एफ। तो ये जो ओ से एफ है, तो ये क्या है, दिस इज द परमानेंट सेट, दिस इज परमानेंट सेट। क्लियर है ये पॉइंट बेटा तुम्हें? ठीक है, अब बात करते हैं ये सी से बी तक का जो गैप है बेटा, सी से बी तक का गैप है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक रेंज। अभी मैं बता रहा हूं कि प्लास्टिक रेंज क्या है। प्लास्टिक रेंज एक ऐसी रेंज होती है कि इस टाइम पर इस रेंज में मटेरियल पता है कैसा बिहेव करेगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो बी से लेकर सी तक की जो रेंज है, इसमें तुम्हारा मटेरियल क्ले होती है, जैसे क्ले जैसा बिहेव करेगा, मतलब जितना तुमने उसको डिफॉर्म कर दिया वो उतना ही डिफॉर्मेशन रहेगा, वो दोबारा से पीछे नहीं आएगा। कहने का मतलब वो इलास्टिक लिमिट तो क्रॉस हो गई, अगर इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई है, इलास्टिसिटी उसकी खत्म हो चुकी है, तब वो अपनी पोजीशन को या अपनी ओरिजिनल शेप को, अपने ओरिजिनल साइज को, लेंथ को रिगेन रिस्टोर नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें? वो बिल्कुल क्ले जैसा बिहेव करेगा, क्ले को जैसे मोल्ड कर दो वो वैसे ही मोल्ड रहती है। तो ये वाली जो रेंज होती है प्लास्टिक रेंज, इस रेंज में हम बोलते हैं या इस रेंज को ऐसे समझ सकते हो तुम, डक्टाइल, जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है ना डक्टाइल, ये डक्टाइल या मेलिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, एक्सेट्रा, डक्टाइल या मेलिबिलिटी को शो करता है। जौन से मटेरियल के ग्राफ में ये वाली लाइन तुम्हें ज्यादा मिलती है, ये वाली लाइन तुम्हें प्लास्टिक रेंज की लाइन ज्यादा मिलती है, तो दैट मींस दैट मटेरियल शोज डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी। मतलब अगर मैंने एक बारी वायर बना दी तो वायर वापस थोड़ी ना जाएगी, सिंपल है। अगर एक बारी मैंने कोई शीट, डक्टिलिटी का मतलब क्या है, दैट मटेरियल व्हिच कैन ड्रॉन इनटू वायर्स, मेलिबिलिटी का मतलब दैट मटेरियल व्हिच कैन कन्वर्टेड इनटू शीट्स। तो डेट मींस वो शीट्स एक बार हमने बीट कर करके अगर उस पर शीट्स में कन्वर्ट कर दिया तो शीट श्रिंक थोड़ी ना हो जाएगी। तो कहने का मतलब है वो बिल्कुल एज अ प्लास्टिक मटेरियल जैसा बिहेव करेगा, क्ले जैसा बिहेव करेगा, ये समझ सकते हैं। तो ये वाली जो रेंज है बेटा B2C की जो रेंज है, ये प्लास्टिक रेंज होती है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट आता है लिमिट पे इसकी, बिल्कुल इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है
कि अब ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी, इसके बाद तो इसकी बिल्कुल मेलेबिलिटी डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी भी फिनिश है। अब उसके बाद एकदम से ये थोड़ा सा मतलब कि अगर तुम स्ट्रेस थोड़ा सा भी इंक्रीज करोगे तो इसमें तुम्हें अपने आप ही स्ट्रेन देखने को मिलेगा। और ये जो डी पॉइंट है यहाँ पर सी क्या है, सी एक टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लास्ट बिल्कुल एंड पॉइंट आ जाता है। इसके बाद का जो स्ट्रेस है जो डी है, डी इसका फ्रैक्चर पॉइंट होता है बेटा, ब्रेकिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब तुम्हारा जो मटेरियल है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, अब वो और ज्यादा स्ट्रेस को बियर अप नहीं कर सकता। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये एक बार हमने बेसिक ग्राफ तो बना लिया। अब जितनी ये वाली स्लोप, ये जो स्लोप है O2A, ये वाली जो स्लोप है, जितनी ये स्लोप बेंड होती जाएगी स्ट्रेन की तरफ, तो डेट मीन्स वो मटेरियल उतना ही कम स्ट्रेस में ज्यादा डिफॉर्मेशन देगा। मतलब ये वाला एंगल अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये वाला एंगल डिक्रीज है या सबसे छोटा एंगल है तो इलास्टिसिटी सबसे मैक्सिमम है। तो मुझे बताइए कि सबसे छोटा एंगल ये किस में होगा? तो अभी मैंने बताया था बेस्ट इलास्टिक मटेरियल है स्टील, तो स्टील का ये वाला एंगल सबसे कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे इलास्टिसिटी कम होगी, थोड़े से स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ अगर तुम्हें ग्राफ थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो। देखिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा छोटे ग्राफ में, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक ऐसे बनाया, देखिए एंगल इंक्रीज किया, तो इसका मतलब देखिए ना कि यहाँ पर अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम स्ट्रेस चेक करते हो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन देखते हो तो अप्रोक्सीमेटली सेम है, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन। यहाँ पर देखिए ज्यादा स्ट्रेस था कम स्ट्रेन था ना, तो फिर यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस और इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन देखते हैं, अभी भी वही है। ठीक है, मतलब कम स्ट्रेस है या जितना स्ट्रेस है उतना ही स्ट्रेन है। तो जैसे जैसे अगर इसको मैं और इंक्रीज कर दूं तो यहाँ पर देखो कि इतने कम स्ट्रेस में, इतने कम स्ट्रेस में, इतने थोड़े से स्ट्रेस के अंदर कितना ज्यादा स्ट्रेन पैदा हो रहा है। कहने का मतलब समझ रहे हो, जैसे जैसे ये स्लोप स्ट्रेन की तरफ झुकता चला जाएगा, ठीक है, इंक्लाइंड होता चला जाएगा, वैसे ही तुम्हारा जो मटेरियल है इलास्टिक कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टील की बात, मैं प्लास्टिक की बात करता हूँ तो प्लास्टिक मटेरियल कम इलास्टिक होते हैं, मेटल्स ज्यादा इलास्टिक होते हैं। तो उस प्लास्टिक के मटेरियल्स का ये स्लोप डाउन होता है, मतलब कि इंक्लाइंड होता है स्ट्रेन एक्सिस की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ तुम्हें बेटा? ठीक है, तो ये वाले ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें एक ग्राफ और बनाकर दिखाता हूं मैं, ठीक है, किसी भी मेटल से रिलेटेड अगर ग्राफ बनाने को आता है तो वो ऐसे ही ग्राफ तुम बना सकते हो। जो सॉफ्ट मेटल होते हैं थोड़े, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड सिल्वर के जो ग्राफ बनते हैं बेटा वो थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं स्ट्रेन की तरफ। ठीक है, क्यों? सॉफ्ट मेटल है, कम स्ट्रेस में भी तुम्हें ज्यादा स्ट्रेन देखने को मिल सकता है। स्टील इज अ हार्ड मेटल, आयरन इज अ हार्ड मेटल, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस बियर करने की पावर है उनमें, इतना स्ट्रेस बियर करके भी थोड़ा सा स्ट्रेन दिखाते हैं। तो वो एक इलास्टिक मटेरियल्स, अच्छे गुड इलास्टिक मटेरियल्स हैं, जो थोड़े एवरेज इलास्टिक मटेरियल्स हैं, मॉडरेट हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, तो उनका ये वाला जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा बेंड रहता है स्ट्रेन की तरफ। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल ज्यादा हो जाता है जिससे इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ओके, तो इलास्टिसिटी का मतलब समझ रहे हो ना, जो अपनी पोजीशन को वापस रिस्टोर कर लो। एल्यूमिनियम की भी इलास्टिसिटी कम होती है स्टील से, हाँ, बट गोल्ड से या सिल्वर से तो ज्यादा ही होती है। तो ये वाले ग्राफ को थोड़ा अच्छे से जज करना, इस स्लोप को जज करना कि स्ट्रेन की तरफ झुका हुआ है या नहीं झुका हुआ है, या कितना झुका हुआ है, तो मटेरियल कैसा होगा। ठीक है, तो हाँ, लेकिन हर मटेरियल जो मेटल है, कोई भी मेटल हो, तो उनके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी जरूर रहती है बेटा, मरकरी को छोड़ के। मरकरी तो पता है ना, लिक्विड है, तो बी और सी के बीच में ये जो B2C का गैप है, मैलिबिलिटी डक्टिलिटी, ये हर मेटल शो करता है। क्योंकि तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, मेटल शो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, मेटल शोज मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी, तो अब हम उस प्रॉपर्टी को इस लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक है, जितनी ये लाइन एक्सटेंड करोगे तो डेट मींस उतनी ही तुम मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी को ज्यादा शो कर रहे हो। ठीक है, ये तो फिक्स है ना, यहाँ से यहाँ तक का हुक्स लॉ फॉलो होना है, यहाँ तक कि उसकी बस मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट है, उसके बाद इलास्टिक लिमिट खत्म। कैसी रेंज स्टार्ट हो जाती है? प्लास्टिक रेंज। फिर वो क्ले जैसा, जो भी मटेरियल होगा वो क्ले जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, जितना तुमने उसे तो रोड मरोड़ दिया वो वैसे ही रहेगा। गॉट दिस पॉइंट? आई होप कि तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है बेटा, हाँ, मैं तुम्हें एक पॉइंट और बता रहा था कि जैसे कि सॉफ्ट मटेरियल्स का बनाओगे तो थोड़ा सा लाइक दिस ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, लाइक दिस, ये जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, समझ आया?
ये वाला एंगल देखो बढ़ गया ना, सॉफ्ट मटेरियल है बेटा, बट ये वाली लाइन तो अभी भी है ना इसके पास, ठीक है। मैलिबिलिटी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी होती है गोल्ड की, तभी ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो आई होप कि तुम्हें ये भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इन केस अगर हम बनाना चाहते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा गोल्ड वाले में थोड़ी लाइन को एक्स्ट्रा ही रखना, बिकॉज मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी मैक्सिमम रहती है उसकी। चलिए मैं कहता हूँ ग्लास का बनाओ। ग्लास जो मटेरियल है कांच, उसमें मैलिबिलिटी डक्टिलिटी नहीं होती, प्लास्टिक रेंज ही नहीं होती, तो उस प्लास्टिक रेंज वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे बनाते हैं उसको, जब तक वो स्ट्रेस बियर करेगा तो ठीक है, वो बियर कर लेगा स्ट्रेस, लेकिन उसके बाद वो मटेरियल तुम्हारा यहीं पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब एक ही है। तो ग्लास ये कैसी नेचर को शो करेगा बेटा, अब ये जो है ये किसका बनाया हमने, ग्लास का, ठीक है। तो ये कैसी नेचर को शो कर रहा है, इट शोज ब्रिटल नेचर, ठीक है। तो ये ब्रिटल नेचर को शो करेगा। तो इस टाइप से ग्राफ बनाने आ रहे हैं, समझ आ रहा है तुम्हें ये ग्राफ कैसे बनेंगे। और हाँ, एक और पॉइंट भी मैं तुम्हें इसी में ही डिस्कस करता हूँ कि अगर रबड़ आ जाए, रबड़ का ग्राफ कैसे बनाएंगे। रबड़ भी है बेसिकली इलास्टिक होती है, बट इतनी भी नहीं होती। मैलिबिलिटी डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी जो अगर मैं रबड़ की बात करूँ तो ज्यादा नहीं होती, ठीक है। फिर भी वो काफी थोड़ा सा इसकी लाइन आएगी, यहाँ तक वो जाएगा, ठीक है। मैलिबिलिटी डक्टिलिटी ज्यादा नहीं, बस यहाँ तक, ये आ गया उसका कौन सा पॉइंट। वो खींचा तो चलाएगा बट टूट जल्दी जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसकी तुम वायर्स में कन्वर्ट कर लो, हो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी बहुत होती है मैलिबिलिटी डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो थोड़ी सी वो स्ट्रेच हो सकती है, बट ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगी, वो भी ब्रेक हो जाएगी। उसका कौन सा पॉइंट, हाँ ये वाला एंगल भी उसका कम ज्यादा होगा या कम होगा, तो हम कहेंगे ये वाला एंगल तो भी ज्यादा होगा। रबड़ पे हम थोड़ा सा स्ट्रेस लगाएंगे तो हमें एकदम स्ट्रेन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप कि तुम्हें ये रबड़ के अकॉर्डिंग भी क्लियर हुआ, ग्लास ब्रिटल नेचर के अकॉर्डिंग भी क्लियर हुआ। तो ये वाले पॉइंट्स तुम्हें क्लियर हो गए हैं, बहुत बढ़िया। तो ओ से ए तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। फिर इलास्टिक लिमिट है, परमानेंट सेट है, प्लास्टिक रेंज, डक्टिलिटी, सी इज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब लास्ट पॉइंट है ये डक्टिलिटी और मैलिबिलिटी का। इसके बाद तुम्हारा मेटल टूटने वाला है, तुम्हारा मटेरियल ब्रेक होने वाला है, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये इस टाइप से तुम्हें ग्राफ्स आएंगे और उसमें से तुम्हें कुछ ग्राफ को सिलेक्ट करना है और बुक्स में से इनकी प्रैक्टिस भी करना। अब तुम्हें बहुत अच्छे से ये क्लियर रहेंगे। कोई अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बुक नहीं है तो एनसीईआरटी में भी है ये, एनसीईआरटी से कर लेना, तो प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है बेटा। तो आज बस इतना ही करते हैं। हाँ, एक इलास्टोमर्स बता देता हूँ जाते जाते मैं तुम्हें। इलास्टोमर्स, जो तुम इलास्टिक मटेरियल, जब हम वर्ड यूज करते हैं ना इलास्टिक मटेरियल, तो तुम्हारे माइंड में आता है इलास्टिक, रबड़ बैंड, इलास्टिक्स। तो वो इलास्टिक्स जो होते हैं वो इलास्टिक मटेरियल नहीं होते, बेसिकली वो इलास्टोमर्स होते हैं, ठीक है। इलास्टोमर्स में क्या होता है उसका भी मैं तुम्हें ग्राफ बना के दिखाता हूँ। इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स में ये वाला जो स्लोप होगा ये बेंड तो होगा ही होगा ज्यादा, क्यों, इलास्टिक का तो थोड़ा सा स्ट्रेस इतना ज्यादा स्ट्रेन दे देता है, तो वो ग्राफ ऐसे बनता है बेटा। वो ज्यादा स्ट्रेस को बियर नहीं करता, बस इतना ही होता है, लाइक दिस, फिर वो भी टूट जाता है, ठीक है। खींचा चलाएगा वो इलास्टोमर्स, बट वो भी टूट जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट जो रबड़ होता है, तो उसका ये वाला तो ग्राफ ज्यादा, एंगल तो इसका बहुत ज्यादा होता है, क्यों, ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है ही नहीं, दे आर इलास्टोमर्स। बट ये हाइट भी नहीं लेता, ठीक है, नहीं कि काफी ज्यादा देर तक वो स्ट्रेस बियर कर रहा है, नहीं, थोड़ा ही, उसके बाद तो टूटेगा। हाँ, वो स्ट्रेच होने के कारण ये वाली लाइन थोड़ी सी मुश्किल लेंथी बना देते हैं। तो दिस मटेरियल आर नोन एज द इलास्टोमर्स, जिनको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। तो आई होप कि तुम्हें ये इलास्टोमर्स वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बट ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा अच्छे से। देन वी विल डिस्कस अबाउट द आई बीम शेप, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, थैंक यू।